तो बेटे नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। तो ग्रीक वर्ड टीनो का मतलब होता है कॉम्ब और फोरा का मतलब होता है टू पेयर। इनको कॉमनली सी वालनट्स या कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। इसकी 90 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं। सारे के सारे इसके मेंबर्स समंदर में पाए जाते हैं। कोई भी इसका फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो मोस्टली इसके जो मेंबर्स इनकी शेप गोल गोल होती है, स्फेरिकल, लेकिन कुछ होते हैं वो चिपटे या फिर थोड़े से लंबूतरी शेप के होते हैं। इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इनके अंदर भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। सिमेट्री बायरेडियल है, यानी कि आप इनको एक बार किसी भी एंगल पे दो पीस कर सकते हैं। इसके अंदर भी जेली लाइक मटेरियल मिजोग्लिया पाया जाता है, जो कि बॉडी की 2 लेयर्स एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में होता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम इसका भी नर्व नेट की फॉर्म के अंदर होता है। यूनिक फीचर इसका ये है कि इसके ऊपर स्पेशल किस्म के चिपकने वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको कोलोब्लास्ट कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया के 8 बैंड वाली लाइनें होती हैं, मतलब कि सीलिया की लाइनें होती हैं टोटल तादाद के अंदर 8 होती हैं। इनको कॉम्ब रोज कहा जाता है। लोकोमोशन के अंदर यूज़ होती हैं कॉम्ब रोज। इनको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह गीले बालों में कंघी करने से उनमें कंघी से वेव्स या लाइंस बन जाती हैं, देखने में इस तरह के नज़र आते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। ये इसकी एग्जांपल है। ये इसके ऊपर वो सीलिया के बैंड्स हैं जिनको कॉम्ब रोज कहा जाता है। तो ये एनिमल जो भी हमने देखा है इसको प्लूरोब्रेंकिया कहा जाता है। ये गोल या अंडे की शेप का होता है। बॉडी इसकी ट्रांसपेरेंट होती है और इसका डायामीटर तकरीबन 2 सेंटीमीटर होता है। तो ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी के अंदर पाया जाता है, मतलब कि ठंडे मुल्कों का जानवर है। तो प्लूरोब्रेंकिया बाकी टीनोफोरा की तरह इसके ऊपर भी 8 मेरिडोनियल, मतलब कि पूरी बॉडी के ऊपर जो मेरिडियन लाइंस होती हैं उस फॉर्म के अंदर सीलिया के 8 लाइंस पाए जाते हैं। इनको कॉम्ब्रोज कहते हैं। तो ओरल और एबोरल पोल, मतलब कि एक तरफ इसका माउथ होता है और परली साइड इधर माउथ और एनस इकट्ठा ही है, परला इसका एबोरल साइड है। तो लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं और इसके भी एबोरल साइड के ऊपर एक स्टेटोसिस्ट होता है जो कि इनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। प्लूरोब्रेंकिया इस तरह से तैरता है कि इसकी जो एबोरल साइड है ये थोड़ी सी पानी में नीचे की तरफ को होती है। तो स्टेटोसिस्ट यानी कि इसका जो ओरिएंटेशन डिटेक्ट करने वाला सिस्टम होता है वो इसकी बॉडी का टिल्ट हो जाए तो उसको डिटेक्ट करता है और सीलिया को बीट करके उस हिसाब से एनिमल की पोजीशन को सही कर लेता है। इसके एबोरल पोल के ऊपर 2 लंबे ब्रांच टेंटिकल्स होते हैं जो कि निकलते हैं। इसके जो टेंटिकल इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं जिससे ये उन टेंटिकल्स को वापस बॉडी के अंदर भी रिट्रैक्ट कर सकता है। सभी टीनोफोरा के मेंबर्स के ऊपर ख़ास किस्म के चिपकने वाले सेल्स होते हैं, उनको कोलोब्लास्ट कहते हैं, जिससे ये शिकार को पकड़ने का काम भी करते हैं। ये इसके 2 रिट्रैक्ट बैक होने वाले टेंटिकल्स हैं। इंजेक्शन यानी कि फूड को निगलने का इसका तरीका ये है कि टेंटिकल इसके प्रे को वाइप करके यानी कि स्वीप करके इसके माउथ तक पहुंचा देते हैं। माउथ से आगे इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल शुरू होती है जो कि हाईली ब्रांच्ड होती है। तो इसके अंदर कई आगे ट्यूब्स यानी कि कैनाल्स होती हैं, कुछ आगे से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, कुछ आगे से ब्लाइंड यानी कि वो आगे से उनके सिरे बंद होते हैं। तो 2 छोटी एनल कैनाल्स होती हैं जो कि एपिकल सेंस ऑर्गन यानी कि उसके टॉप के ऊपर जो सेंस ऑर्गन उसके पास खुलती हैं। तो इस केस के अंदर ये वाला जो एनिमल है इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सैक लाइक नहीं है, ये ट्यूब लाइक है। आपको याद होगा कि आपको जब इस कोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि हर एनिमल ग्रुप के अंदर आपको एक छोटा सब ग्रुप ऐसा मिलेगा जो कि अपने बाकी रिश्तेदारों की निस्बत इंतहाई एडवांस्ड होगा। अब इसका एडवांस फीचर ये है कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी 2 ओपनिंग्स है, माउथ है और इधर से ये एनस है।
तो प्लूरोब्रेंकिया मोनोइशियस होता है, बाकी के सारे टीनोफोरा भी मोनोइशियस ही होते हैं। इसके गोनेड बैंड की शक्ल के होते हैं और इसकी गैस्ट्रोडर्मस के साथ पाए जाते हैं। तो दो गोनेड्स के अंदर से एक ओवरी होता है, दूसरा टेस्टिस, यानी कि इनके अंदर सिंगल ओवरी और सिंगल टेस्टिस पाया जाता है। गैमीट्स इसके माउथ के थ्रू बाहर रिलीज होते हैं और पानी के अंदर आपस में फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसका जो लार्वा होता है वो भी चिपटी शक्ल सूरत का होता है। तो लार्वा बाकी अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करके एडल्ट में चेंज हो जाता है। फर्दर फाइलोजेनेटिक कॉन्सिडरेशंस के अंदर ये कि इस चैप्टर के अंदर जो फाइलम है इनकी जो एवोल्यूशनरी पोजीशन यानी कि इनको किस ग्रुप से पहले या बाद में रखा जाए, इसके ऊपर अक्सर ज़ूलॉजिस्ट के दरमियान में डिबेट चलती रहती है। अगर तो एनिमल किंगडम को पॉलीफाइलेटिक माना जाए तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फाइलम हैं ये सारों की शुरुआत अलग-अलग है। तो मोस्टली साइंटिस्ट इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जितने एनिमल फाइलम आपने पढ़े हैं या पढ़ने हैं, जिस तरह से आपने शुरू के अंदर पढ़े प्रोटिस्टा, आपने पढ़े नाइडेरिया वगैरह, टीनोफोरा, उसके बाद आपने इसके बाद फ्लैट फार्म्स, राउंड वर्म, सारे मतलब कि जितने भी मेजर एनिमल ग्रुप्स हैं ये इनके एंसेस्टर सारे एक दूसरे से अलग-अलग थे। और कुछ जूलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ऐसे नहीं है, प्रोटिस्टा से ही आगे सारे एनिमल इवॉल्व करते करते बने। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ इस चीज़ का कोई भी साउंड एविडेंस नहीं है। तो कुछ जूलॉजिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि जो एनिमल किंगडम है ये कम अज़ कम इसके दो एंसेस्ट्रल ग्रुप हैं, यानी कि डाईफाइलेटिक है। तो डाईफाइलेटिक के अंदर ऐसे है कि जो पोरीफ्रा ये एक अलग एंसेस्टर से बना, जिससे आगे स्पॉन्जेस बने और आज तक स्पॉन्जेस से आगे कोई ग्रुप नहीं बना, स्पॉन्जेस एज इट फॉर्म में है। और जो बाकी है यू मेटाजोआ यानी कि ट्रू मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर स्पॉन्जेस के अलावा सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं, वो एक दूसरे एंसेस्ट्रल ग्रुप से बना। उसके बाद पोरीफ्रा यानी कि स्पॉन्जेस के अंदर जो क्वेनोसाइट्स हैं और क्वेनोसाइट्स के जैसे ही सेल क्वेनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, इनको कॉलर सेल्स कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि पोरीफ्रा और क्वेनोफ्लैजिलेट आपस में दोनों रिलेटेड ग्रुप हैं। इस बेस पे कई जूलॉजिस्ट ये कहते हैं कि एक कोई बहुत पुराने ज़माने के अंदर एनिमल्स का ग्रुप था, उससे आगे दो ग्रुप्स बने, एक क्वेनोफ्लैजिलेट्स और एक स्पॉन्जेस। क्वेनोफ्लैजिलेट्स यूनिसेलुलर ही रहे और स्पॉन्जेस आगे जाके मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा एक और एविडेंस जिसकी बेस पे ये कहा जाता है कि जो स्पॉन्जेस हैं ये प्रोटिस्टा की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है, वो ये कि स्पॉन्जेस के अंदर एक तो फ्लेजेला वाले सेल्स यानी कि क्वाइनोसाइट्स पाए जाते हैं, दूसरा इनकी बॉडी के अंदर जो जेली लाइक लेयर होती है जिसको मिजोग्लिया लेयर कहते हैं, इसके अंदर मीजन काइम सेल्स पाए जाते हैं जो कि अमेबा की शक्ल सूरत के होते हैं। एक चीज़ जिस पे सारे जोलॉजिस्ट एग्री करते हैं वो ये है कि जो फाइलम पोरीफ्रा यानी कि स्पॉन्जेस हैं ये एवोल्यूशनरी डेड एंड है। टर्म इंटरेस्टिंग है, टर्म को समझें। एवोल्यूशनरी डेड एंड, डेड एंड कहते हैं बंद गली, ऐसा रास्ता जो आगे से बंद है। एवोल्यूशनरी डेड एंड एनिमल्स का इस तरह का ग्रुप होता है जिससे आगे कोई ग्रुप नहीं बनता, मतलब कि वो वाली लीनिएज वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो अगर टू ओरिजिन्स वाली थ्योरी को सही समझा जाए तो स्पॉन्जेस का तो पता चल गया कि ये बने प्रोटिस्टा से। फिर मसला आता है कि जो बाकी एनिमल्स कितनी डाइवर्सिटी, यू मेटाजोआ, सारे के सारे ये किससे बने। और वो जो शुरू में हमने दो हाइपोथेसिस पढ़े थे, सिंसिशियल हाइपोथेसिस और कॉलोनियल हाइपोथेसिस, उसकी डिबेट आएगी कि इन दोनों में से कौन सा सही है। और सभी एनिमल्स के जो एंसेस्ट्रल ग्रुप थे उनकी सिमेट्री कौन सी थी, क्या वो रेडियली सिमेट्रिकल थे या बायलेटरली सिमेट्रिकल थे। तो इस चीज़ पे बहुत सारे जोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि दो एनिमल्स के ग्रुप थे, एक रेडियली सिमेट्रिकल था जिससे रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल बने, एक बायलेटरली सिमेट्रिकल था जिससे आगे बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल सारे के सारे वो बने। जबकि कुछ जोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो एंसेस्टर था वो रेडियल सिमेट्री ही रखता था और आगे जाके उससे बनने वाले जो नेक्स्ट लीनिएज थे
लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ की सिमेट्री चेंज हो के बायरेडियल हो गई, कुछ की बायलेटरल हो गई, कुछ की रेडियल ही रही। और कुछ बिल्कुल इसका अपोजिट मानते हैं कि जो एंसेस्टर था उसकी अपनी सिमेट्री थी बायलेटरल, उसकी जो अगली लीनिएजेस बनी उसमें से कुछ की सिमेट्री बायलेटरल रही और कुछ की रेडियल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में कोई साउंड एविडेंस नहीं है, क्योंकि ना तो इसका इतना ज़्यादा फॉसल रिकॉर्ड मिलता है लेकिन थोड़ा है भी। और दूसरा, तब इंसान नहीं था कि जो उस चीज़ को देखे और उस बेस पे अपनी फिर आए थे। तो ये इस फिगर की बात हो रही है, नाइडेरिया की टेक्सोनॉमी। सबसे पहले ये लीनिएज है, यहाँ से स्टार्ट होके इधर को जा रही है। जो ग्रुप सबसे पहले आएगा वो सबसे सिंपल है और जो सबसे एंड पे जाएगा वो सबसे मॉडर्न और सबसे कम्प्लेक्स है। इस लाइन के साथ साथ ये करैक्टर लिखे हुए हैं जो इस लीनिएज के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है। सबसे पहला करैक्टर ऐड हुआ रेडियल सिमेट्री, प्लेन्यूला लार्वा और नीटोसाइट्स। इन करैक्टर्स के साथ जो ग्रुप बना वो था ट्रैकीलाइन लाइक हाइड्रोजोआ, यानी कि क्लास हाइड्रोजोआ। पॉलिप स्टेज ऐड हुई, गोनेड एपिडर्मस के बजाय एंडोडर्मस के अंदर आ गए। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर सेप्टा यानी कि पार्टीशंस बन गई। तो इससे बना साइफोजोआ, हाइड्रोजोआ पीछे रह गया, उससे एडवांस ग्रुप बना साइफोजोआ। तो साइफोजोआ वाली लीनिएज के अंदर ही फर्दर सब डिवीज़न आई, पॉलिप स्टेज रिड्यूस हो गई और रोपेलियम ऐड हो गए। तो इससे बनी चौरस शेप की जेलीफिशेस यानी कि क्लास क्यूबोजोआ। तो साइफोजोआ और क्यूबोजोआ इन दो डिफरेंसेस के साथ आपस में रिलेटेड हैं। फिर बहुत आगे जाके मेड्यूसा स्टेज ख़त्म हो गई, पॉलिप की बडिंग ऐड हुई और फिर आगे जाके ये ऐड हुआ एंथोजोआ, जिसके अंदर आते हैं सी एनिमोन्स वगैरह जो कि हमने रिसेंटली पढ़े। तो टीनोफोरा, इसका बाकियों के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पे नहीं बताया गया। वो इसलिए क्योंकि टीनोफोरा और नाइडेरियन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो सेम है। जिस तरह से दोनों में रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक है, नर्व नेट पाए जाते हैं, दोनों के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इसके बावजूद इनकी बॉडी फॉर्म्स के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। कोलोब्लास्ट हैं, कॉम्ब्रोज हैं, लाइट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं। इसका फ़र्क है और इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो टीनोफोरा नाइडेरिया का रिश्तेदार नहीं समझा जाता और ज़ूलॉजिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि टीनोफोरा और नाइडेरिया आपस में बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन चूँकि ये टीनोफोरा और नाइडेरिया तकरीबन एक ही तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, इसलिए इनको एक ही चैप्टर के अंदर ऐड किया गया जिसको आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 का उत्तर हो गया। इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।